आज हम ई कंटेंट योजनांतर्गत कक्षा बीए प्रथम वर्ष विषय हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र प्रकरण दोपहर का भोजन कहानी, इसके जो लेखक हैं कहानीकार है अमरकांत। तो प्रस्तुत वीडियो में आज हम अमरकांत द्वारा विरचित या लिखित कहानी है, उसका हम कथासार और लेखक का जीवन परिचय और साथ साथ में इसके जो प्रमुख व्याख्या की दृष्टि से या परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण अंश है, गद्यांश है, उनकी हम सप्रसंग व्याख्याएं करेंगे। तो पहले हम अमरकांत का व्यक्तित्व, कृतित्व या जीवन परिचय है, उसको देखते हैं, उसकी चर्चा करते हैं। उसके उपरांत दोपहर का भोजन कहानी है, उसका सारांश या सार है, कथा सार है, उसको देखेंगे। उसके उपरांत यदि समय रहेगा तो जो व्याख्या की दृष्टि से मार्मिक गद्यांश हैं उनकी सप्रसंग व्याख्याएं करेंगे। तो कृपया करके छात्राएं प्रस्तुत वीडियो को ध्यान से देखें, सुनें, इसका विवेचन विश्लेषण करें, समीक्षा करें और उसके उपरांत प्रस्तुत वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इसको सब्सक्राइब करने में कोताही न बरतें। मैं SL बैरवा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय बयाना, जिला भरतपुर, और जिस कंटेंट की या विषय वस्तु की प्रकरण की हम चर्चा कर रहे हैं वो अमरकांत जी द्वारा लिखित कहानी है दोपहर का भोजन। उसकी हम समीक्षा कर रहे हैं, विवेचन विश्लेषण कर रहे हैं। तो पहले हम इनका जीवन परिचय देखते हैं। अमरकांत जी का जन्म 1 जुलाई 1925 को बलिया, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इन्होंने हिंदी साहित्य में कहानी, उपन्यास, संस्मरण, बाल साहित्य विधाओं में खूब लेखन किया। तो इनका जो सृजन है वो देखते हैं। उपन्यास नंबर 1, सूखा पत्ता, आकाश पक्षी, सुखजीवी, बीच की दीवार, ग्राम सेविका, सुन्नर, पांडे की पोतोहू, कटीली राह के फूल, इन्हीं हथियारों से, लहरें, विदा की रात आदि इनके चर्चित उपन्यास हैं। अब बाल उपन्यास देखते हैं। बानर सेना, नेऊर भाई, मगरी, सच्चा दोस्त, बाबू का फैसला, खंटों में दाल आदि उल्लेखनीय हैं। कहानी संग्रह जिंदगी और जोक, जिंदगी और जोक, देश के लोग, मौत का नगर, कुहासा, तूफान, कला प्रेमी, एक धनी व्यक्ति का बयान, दुख और सुख का साथ, जांच और बच्चे, औरत का क्रोध आदि प्रमुख है। संस्मरण, कुछ यादें, कुछ बातें, दोस्ती, ये इनके संस्मरण हैं। अन्य में देखते हैं सुग्गी चाची का गांव, सुग्गी चाची का गांव, एक स्त्री का सफ़र, झगड़ू लाल का फैसला आदि। अब सम्मान देखिए इनको कौन कौन से सम्मान मिले हैं। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, मैथिली शरण गुप्त शिखर पुरस्कार, यशपाल पुरस्कार, साहित्य अकादमी सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार, संस्थान पुरस्कार, महात्मा गांधी सम्मान आदि इनको ये उक्त सम्मान प्राप्त हुए हैं। इनका निधन 17 फरवरी 2014 को इलाहाबाद में हो गया है। अब हम दूसरा हमारा जो चर्चा का बिंदु है, विषय है, वो है कहानी का सार।
मुंशी चंद्रिका प्रसाद की पत्नी भार्या सिद्धेश्वरी दोपहर का खाना बनाती है और कहानी का शीर्षक ही है दोपहर का भोजन। उसका 6 वर्षीय पुत्र प्रमोद निकट ही बुरी स्थिति में सो रहा है। तभी सबसे बड़ा लड़का रामचंद्र आता है तथा भोजन करता है। फिर मझला लड़का मोहन आता है, वह भी दोपहर का भोजन करता है। सबके बाद मुंशी चंद्रिका प्रसाद आते हैं, वे भी दोपहर का भोजन करते हैं। सिद्धेश्वरी न जाने कितनी परेशानियों से घिरी है। आर्थिक जो विपन्न स्थिति है, आर्थिक जो दयनीय स्थिति है, उससे वो घिरी हुई है, किंतु वह झूठ पर झूठ बोलकर भी परिवार में सामंजस्य रखने का प्रयत्न करती है। सबको तबीयत से खुश मिजाज होकर के उनको खाना खिलाती है। सब के भोजन कर लेने के बाद बचा कुचा खाकर जीवन गुजार रही है। पारिवारिक वातावरण क्षुब्ध है, पर सिद्धेश्वरी उसमें संतुलन रखती है, सामंजस्य बनाए रखती है और सभी को क्या है, बारी बारी से दोपहर का खाना खिलाती है। दयनीय स्थिति होने के कारण भी, आर्थिक विपन्नता होने के कारण भी वो सबको आराम से खाना खिलाती है। तो ये कहानी का संक्षिप्त में सार है। अब आगे हम इस कहानी के जो मार्मिक अंश है उनको देखते हैं। नंबर 1, पहले हम नंबर 1 जो गद्यांश है उसको पढ़ते हैं, उसके बाद में सिद्धेश्वरी ने खाना बनाने के बाद चूल्हे को बुझा दिया और दोनों घुटनों के बीच सिर रखकर शायद पैर की उंगलियों या जमीन पर चलते चींटियों को देखने लगी। अचानक उसे मालूम हुआ कि बहुत देर से उसे प्यास लगी है। वह मतवाले की तरह उठी और गगरे से लोटा भर पानी लेकर गटगट चढ़ा गई। खाली पानी उसके कलेजे में लग गया और वह हाय राम कहकर वही ज़मीन पर लेट गई। अब हम इस गद्यांश की, इस मार्मिक अंश की व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर इसकी 100% व्याख्याएँ करेंगे। तो नंबर 1 देखते हैं, इसका संदर्भ। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक नवरत्न कहानी संग्रह में संकलित अमरकांत द्वारा रचित लिखित कहानी दोपहर का भोजन शीर्षक से उद्धृत है, अवतरित है, ली गई है। अब हम इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश कहानी के आरंभ का ही है, यहाँ से ही ये कहानी प्रारंभ होती है। इसमें लेखक ने सिद्धेश्वरी के घर की आर्थिक स्थिति के अनुरूप ही उसके व्यवहार का वर्णन किया है। अब हम इसका भावार्थ देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक वर्णन करता है कि सिद्धेश्वरी ने घर का भोजन या दोपहर का भोजन बनाया और फिर चूल्हे की आग को बुझा दिया। उसके बाद वह अपने घुटनों के बीच सिर झुकाकर बैठ गई। उस स्थिति में बैठी हुई वह या तो अपने पैरों की उंगलियों पर दृष्टि टिकाए थी अथवा जमीन पर चल रहे चींटियों की ओर यूं ही बिना उद्देश्य देख रही थी। ऐसा कई बार कुछ सोचते रहने की स्थिति में या चिंता की स्थिति में होता है। कुछ समय बाद उसका ध्यान टूटा तो उसे लगा कि उसे बहुत देर से प्यास लग रही है, जिसका उसे ध्यान नहीं रहा। इसलिए मतवाले व्यक्ति की भांति वह बिना सोचे समझे उठी और गागर से एक लोटा पानी लेकर गट-गट करके पी गई। तेज प्यास के कारण उसने बड़ी बड़ी घूंटों में जल्दी सारा पानी पी लिया। बहुत फुर्ती के साथ में उसने पानी पीने से पहले नाश्ता या भोजन नहीं किया था, अर्थात सुबह से वह खाली पेट थी। इस कारण वह पानी उसके कलेजे में लग गया। उसके दर्द हुआ, जिसके कारण वह हाय राम कहती हुई वहीं पर लेट गई। तो ये इसका सारांश है या इसका सरल अर्थ है, भावार्थ है। अब हम उक्त गद्यांश का साहित्यिक सामाजिक विश्लेषण निहारते हैं, देखते हैं, जो कि व्याख्या का 4था सोपान है।
प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने सामाजिक जीवन में आर्थिक स्थिति कमजोर होने पर व्यक्ति निराशा से घिर जाता है। तब कभी कभी वह अपना दुख दूसरों के सामने अच्छी तरह प्रकट भी नहीं कर पाता है और अंदर ही अंदर घुटता रहता है। सद्वेश्वरी की स्थिति भी ऐसी ही उक्त गद्यांश में बताई गई है। अब हम इसका साहित्यिक विश्लेषण देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में या यहाँ लेखक ने एक परिवार की अभावग्रस्त स्थिति के अनुरूप ही आरंभ का वर्णन किया है। यह कुछ सांकेतिक है। वर्णन में स्वाभाविकता, सरलता के साथ ही सूक्ष्मता, मनोवैज्ञानिकता भी है। तेज प्यास से युक्त सिद्धेश्वरी को मतवाले की तरह पानी पीते बताना स्वाभाविक है और उक्त गद्यांश की भाषा शैली सहज, सरल, सुबोध और लेखक के भाव या कहानीकार के भाव और विचारों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से सशक्त और समर्थ है। अब हम दूसरा जो गद्यांश है उसको पढ़ते हैं, फिर इसका विवेचन विश्लेषण करेंगे। सद्वेश्वरी की पहले हिम्मत नहीं हुई कि उसके पास आए और कहीं से वह भयभीत हिरने की भांति सिर उचका घुमाकर बेटे को व्यग्रता से निहारती रही। किंतु लगभग 10 मिनट बीतने के पश्चात भी जब रामचंद्र नहीं उठा तो वह घबरा गई। पास जाकर पुकारा, बड़कू बड़कू, लेकिन उसके कुछ उत्तर न देने पर डर गई और लड़के की नाक के पास हाथ रख दिया। सांस ठीक से चल रही थी। फिर सिर पर हाथ रख देखा, बुखार नहीं था। हाथ के स्पर्श से रामचंद्र ने आंखें खोली। पहले उसने माँ की ओर सुस्त नजरों से देखा और फिर झट से उठ बैठा। अब हम उक्त गद्यांश की व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर सप्रश्न व्याख्या करते हैं। तो नंबर 1, संदर्भ। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक नवरत्न कहानी संग्रह में संकलित अमरकांत द्वारा विरचित लिखित कहानी दोपहर का भोजन शीर्षक से अवतरित है या लिया गया है अंशीय। अब हम प्रस्तुत गद्यांश का प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में सिद्धेश्वरी ने घर के सदस्यों के लिए भोजन बनाया और उनके आने की प्रतीक्षा करने लगी। उसका बड़ा लड़का रामचंद्र बाहर से आया। सिद्धेश्वरी ने तुरंत ही रामचंद्र को खाना देने की तैयारी शुरू कर दी। रामचंद्र बाहर से आया तो बहुत थका हुआ सा था। वह बेजान सा लेट गया इस अवतरण में उसी प्रसंग का यहाँ लेखक ने उल्लेख किया है। अब हम इसका भावार्थ व्याख्या का तीसरा जो सोपान है, भावार्थ या सरल अर्थ देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने सिद्धेश्वरी अपने लड़के रामचंद्र को लेटा हुआ देख तो रही थी। उससे उसके परेशान होने, थके होने का अनुमान भी हुआ, परंतु जल्दी उसकी हिम्मत लड़के के पास जाने की नहीं हुई। वह उसकी माँ थी और माँ में मातृत्व होता है, दया होती है, करुणा होती है। इसलिए लड़के को यूं ही बेजान सा लेटा हुआ देखकर उसे चिंता सता रही थी। अतः वह भयभीत हिरनी की तरह रसोई में से सिर उचकाकर परेशान सी होती हुई उसकी ओर देख रही थी। जब लगभग 10 मिनट तक लड़का लेटा ही रहा तो वह घबरा गई और उसके समीप आई। उसने बड़कू बड़कू कहकर उसे उठाना चाहा, फिर भी लड़के ने कोई उत्तर नहीं दिया। इससे सिद्धेश्वरी और भी आशंकित और चिंतित हो उठी। अतः उसने यह जानने के लिए कि वह जीवित तो है, उसकी नाक के पास अपना हाथ रख दिया। लड़के की सांस तो चल रही थी। तब उसने उसके माथे पर हाथ रखा
कि कहीं बुखार तो नहीं हो गया, उसे बुखार भी नहीं था। माँ के हाथ के स्पर्श से रामचंद्र ने अपनी आंखें खोल ली। पहले तो उसने सुस्त नज़रों से माँ की ओर देखा और फिर जल्दी ही उठकर बैठ गया। तो ये इस गद्यांश का सारांश या सरल अर्थ, भावार्थ है। अब हम उक्त गद्यांश का सामाजिक साहित्यिक विश्लेषण देखते हैं या कलात्मक सौंदर्य देखते हैं। प्रस्तुत अवतरण में लेखक ने यह स्पष्ट करना चाहा है कि सिद्धेश्वरी के घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। इस कारण घर के सदस्यों को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती थी। वे मेहनत करके कम खाकर अभावग्रस्त जिंदगी जीते हुए भी शिकवा शिकायत नहीं करते थे। वे हिम्मत नहीं हारे थे, परिस्थितियों से जूझ रहे थे, लेकिन हिम्मत को उन्होंने नहीं हारा। अब हम इसका साहित्यिक विश्लेषण देखते हैं। चिंताजनक स्थिति का बिंबात्मक चित्रण बहुत ही अच्छा हुआ है। भाषा सरल, प्रसंगानुकूल, शैली मनोभावाभिव्यंजक है और भाषा शैली सहज सरल सुबोध और लेखक के भाव या कहानीकार के भाव और विचारों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से सशक्त और समर्थ है। अब नंबर 3 जो गद्यांश है उसको पढ़ते हैं। सिद्धेश्वरी वहीं बैठकर पंखा डुलाती हुई इस तरह बोली जैसे स्वप्न में बड़बड़ा रही हो। बड़का तुम्हारी बड़ी तारीफ कर रहा था, कह रहा था मोहन बड़ा दिमागी होगा, उसकी तबीयत 24 घंटे पढ़ने में ही लगी रहती है। यह कहकर उसने अपने मझले लड़के की ओर इस तरह देखा जैसे उसने कोई चोरी की हो। अब हम इस गद्यांश का व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर इसका विवेचन विश्लेषण करते हैं। तो नंबर 1 इसका संदर्भ। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक नवरत्न कहानी संकलन में संकलित अमरकांत जी द्वारा लिखित दोपहर का भोजन कहानी से उद्धृत है, अवतरित है, लिया गया है। अब हम इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में सिद्धेश्वरी के बड़े लड़के रामचंद्र के खाना खाने या खा लेने के बाद उसका मझला लड़का मोहन आते ही खाना खाने बैठ गया। वह बड़े भाई की तुलना में अधिक गंभीर और उदास दिखाई पड़ता था। सिद्धेश्वरी मोहन को भोजन कराती हुई कुछ कह रही थी और इस अवतरण में सिद्धेश्वरी के कथन का निरूपण किया गया है। अब हम इसका भावार्थ देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में सिद्धेश्वरी मोहन को पंखा जल रही थी, पंखा कर रही थी और मोहन भोजन कर रहा था। मोहन खाना खा रहा था। वह बिना किसी के कुछ पूछे अपने आप बोलने लगी जैसे कोई स्वप्न में बड़बड़ाता है। वह मोहन को लक्ष्य कर कहने लगी कि बड़का अर्थात बड़ा बेटा रामचंद्र तुम्हारी बहुत प्रशंसा कर रहा था। वह कह रहा था कि मोहन बड़ा बुद्धिमान होगा। इसका कारण या प्रमाण यह है कि उसका ध्यान हमेशा पढ़ाई की ओर लगा रहता है, दत्सित होकर के पढ़ाई में मशगूल रहता है। क्योंकि सिद्धेश्वरी ने ये बातें अपनी ओर से बनाकर ही कही थी, इसलिए उसकी इच्छा हुई कि उन बातों की मोहन पर प्रतिक्रिया देखूं, क्या रिएक्शन करता है। उसने मोहन की ओर देखा अवश्य, परंतु इस तरह देखा जैसे सिद्धेश्वरी ने कोई चोरी की हो। कारण यह था कि उसने ये बातें अपनी ओर से बनाकर कही थी। उसे डर था कि कहीं मोहन उसकी वास्तविकता को न जान जाए। तो ये इसका गद्यांश का सारांश है या इसका सरल अर्थ है, भावार्थ है। अब हम इसका सामाजिक साहित्यिक विश्लेषण या इसका कलात्मक सौंदर्य देखते हैं। तो पहले सामाजिक विश्लेषण देखते हैं। उक्त या प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने यहाँ एक अभावग्रस्त परिवार वालों के धैर्य, हिम्मत आदि को लेखक स्पष्ट करना चाह रहा है। अभावग्रस्तता में प्राय झुंझलाहट और एक दूसरे को दोष देने की प्रवृत्ति बन जाती है, लेकिन सिद्धेश्वरी के घर की स्थिति इससे उल्टी थी। वहाँ सब में मेल जोल था, एक दूसरे के हित की भावना थी, बड़े प्यार से रहते थे। दुख की जिंदगी को, आर्थिक स्थिति को आराम से झेल रहे थे वो।
और उक्त गद्यांश की भाषा शैली सहज सरल सुबोध और लेखक के या कहानीकार के भाव और विचारों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से सशक्त और समर्थ है। अगला हम चौथा जो गद्यांश है उसको पढ़ते हैं। 2 रोटियां, कटोरा भर दाल, चने की तली तरकारी, मुंशी चंद्र का प्रसाद, पीढ़े पर पालथी मारकर बैठे रोटी के एक एक ग्रास को इस तरह चुभला चबा रहे थे जैसे बूढ़ी गाय जुगाली करती है। उनकी उम्र 45 वर्ष के लगभग थी, किंतु 50-55 के लगते थे। शरीर का चमड़ा झूलने लगा था, गंजी खोपड़ी आईने की भांति चमक रही थी। गंदी धोती के ऊपर अपेक्षाकृत कुछ साफ बनियान तार तार लटक रही थी। अब हम इस गद्यांश को, इस प्रमुख गद्यांश को व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर इसकी 100% व्याख्याएँ करते हैं। तो नंबर 1 इसका संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक नवरत्न कहानी संग्रह में संकलित अमरकांत जी द्वारा लिखित दोपहर का भोजन कहानी से उद्धृत है, अवतरित है, लिया गया है। अब हम इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत अवतरण में अमरकांत जी ने एक अभावग्रस्त निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की आर्थिक स्थिति के साथ परिवारजनों द्वारा दोपहर का भोजन करने की मार्मिक घटना का प्रभावी अंकन किया है। मोहन जब खाना खा चुका होता है तो उसके पिता मुंशी चंद्र का प्रसाद पैर घसीटते हुए घर में प्रवेश करते हैं। सिद्धेश्वरी उन्हें भी प्रेम भाव से खाना परोसती है। प्रस्तुत अंश में या गद्यांश में घर के मुखिया चंद्र का प्रसाद द्वारा उसी प्रक्रम में भोजन किए जाने का चित्रण किया गया है। अब हम इसका भावार्थ देखते हैं। मुंशी चंद्र का प्रसाद जो घर के मुखिया हैं, मुख्य हेड है, को उनकी पत्नी सिद्धेश्वरी दोपहर का भोजन परोसती है। उन्हें जो खाना परोसा गया उसमें 2 रोटियां, 1 कटोरा दाल और थोड़ी सी चने की सब्जी थी। मुंशी जी पीढ़े पर पालथी मारकर भोजन करने बैठे थे। वे थोड़े असामान्य से होकर खाना खा रहे थे। वे जब खाना खा रहे थे तो लग रहा था जैसे अनमने हो। वे अपनी वास्तविक उम्र से अधिक लग रहे थे। इससे स्पष्ट है कि उनका शारीरिक स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था। उन्हें शारीरिक दोबाल घेरे हुए था। दूसरी बात यह है कि वे जो खाना खा रहे थे वे भी ऐसा ही था। शायद इसलिए वे बेमन और अरुचि से खा रहे थे। वे 45 की उम्र में ही 55 के लग रहे थे। वे रोटी के हर एक ग्रास को ऐसे चबा रहे थे जैसे कोई बूढ़ी गाय जुगाली करती है। भाव यह है कि उनसे आसानी से खाना खाया या निगला नहीं जा रहा था। दुर्बलता और अस्वस्थता के कारण उनके शरीर से चमड़ी लटकने लगी थी। अभावग्रस्तता एवं शायद अधिक चिंता से सिर के बाल भी गायब हो गए थे। परिणाम स्वरूप गंजी खोपड़ी आईने की तरह साफ चमक रही थी। आगे की पंक्तियों में लेखक ने मुंशी चंद्र का प्रसाद की आर्थिक स्थिति के दुष्परिणाम स्वरूप निम्न स्तरीय कपड़ों का भी वर्णन किया है। अर्थात जो वस्त्र मुंशी जी के इस देह चाम में शरीर पर थे वे स्पष्ट है उनकी तंग हाली, गरीबी या आर्थिक समस्या को प्रमाणित कर रहे थे। उन्होंने अपने तन पर एक मैली सी धोती बनियान धारण की हुई थी। बनियान धोती की टक्कर में साफ तो थी, लेकिन जगह जगह से बहुत पुरानी जीर्ण शीर्ण होने की कहानी कह रही थी। आस यही है कि बनियान बुरी तरह से फटी हुई थी। तो ये इस गद्यांश का भावार्थ है, सरल अर्थ है। अब हम इसका साहित्यिक सामाजिक विश्लेषण देखते हैं या कलात्मक सौंदर्य उसको निहारते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में परिवार के मुखिया मुंशी चंद्र का प्रसाद के बाह्य व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला गया है। लेखक ने उपयुक्त वर्णित शब्द चित्र से यह स्पष्ट है कि अभावग्रस्त व्यक्ति मानसिक तनावों से तो घिरा ही रहता है, साथ ही उसके विविध भावों का अभाव उसको शारीरिक रूप से भी कमज़ोर और दुर्बल कर देता है। मुंशी जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। कारण यह है कि उन्हें शायद पौष्टिक भोजन नहीं मिल पाता।
लंबे समय से ऐसा होने से उनकी उम्र वास्तविक से अधिक लग रही थी। उनके वस्त्र भयंकर आर्थिक तंगी की ओर संकेत करते हैं। अब हम इसका साहित्यिक विश्लेषण देखते हैं। भाषा शैली अलंकृत, काव्यमयी, परिष्कृत, परिमार्जित, व्यक्तित्व और चरित्र उद्घाटक, व्यावहारिक और सहज है। भाव एवं वस्तु वर्णन भी हरेक अभावग्रस्त भारतीय परिवार की कारुणिक मर्म गाथा व्यक्त करने में सक्षम है। और उपयुक्त गद्यांश की भाषा शैली सहज, सरल, सुबोध और लेखक या कहानीकार के भाव और विचारों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से सशक्त और समर्थ है। अगला और अंतिम जो प्रमुख गद्यांश है उसको हम पहले पढ़ते हैं। स्वद्वेश्वरी पर जैसे नशा चढ़ गया था, उन्माद की रोगिणी की भांति बड़बड़ाने लगी, पागल नहीं है, बड़ा होशियार है, उस ज़माने का कोई महात्मा है, मोहन तो उसकी बड़ी इज्जत करता है। आज कह रहा था कि भैया की शहर में बड़ी इज्जत होती है, पढ़ने लिखने वालों में बड़ा आदर होता है, बड़का तो छोटे भाइयों पर जान देता है, दुनिया में वह सब कुछ सह सकता है, पर यह नहीं देख सकता कि उसके प्रमोद को कुछ हो जाए। अब हम इस गद्यांश की व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर 6 प्रसंग व्याख्या करते हैं। तो नंबर 1, संदर्भ। प्रस्तुत गद्यांश या गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक नवरत्न कहानी संग्रह में संकलित अमरकांत जी द्वारा विरचित या लिखित दोपहर का भोजन कहानी से उद्धृत है, अवतरित है, लिया गया है। अब हम इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में खाना खाते समय चंद्रिका प्रसाद ने यूं ही जैसे गंभीरता भंग करने के लिए पूछ लिया कि बड़का यानी रामचंद्र कहाँ है। बड़े लड़का दिखाई नहीं दिया, पर इस पर सिद्धेश्वरी ने कहा कि अभी खाना खाकर काम पर चला गया है और वह जल्दी ही नौकरी पा जाएगा। वह कह रहा था कि बाबूजी देवता है। मुंशी चंद्रिका प्रसाद ने अपनी इस प्रशंसा को सुनकर प्रसन्नता का अनुभव किया। उसे क्या है, बहुत अच्छा लगा, बस यूं ही कह दिया पागल है। तब सिद्धेश्वरी अपने पति से ऐसी बातें कहती है जिन्हें सुनकर उन्हें खुशी हो। अब हम इसका गद्यांश का भावार्थ या सरल अर्थ देखते हैं। सिद्धेश्वरी ने प्रस्तुत गद्यांश में सिद्धेश्वरी ने न जाने क्या क्या कहना चाहती थी। उसके मन में अपने पुत्र को लेकर बहुत सी बातें, प्रशंसा की बातें उमड़ घुमड़ रही थी उसके हृदय में। उसे पति का रूप देखकर बहुत कुछ कहने का साहस हो रहा था, जैसे उन्माद, रोगग्रस्त अथवा नशे में मस्त व्यक्ति कुछ भी कह देता है, बड़बड़ाता है। कुछ ऐसी ही सिद्धेश्वरी भी अपने बच्चों की प्रशंसा करने के लिए बड़बड़ा रही थी और उतावली दिखाई दे रही थी। उसने कहा कि बड़का यानी बड़ा पुत्र रामचंद्र पागल नहीं है, बड़ा होशियार है। मुझे तो उसकी समझदारी और व्यवहार देखकर ऐसा लगता है जैसे वह पिछले जन्म का कोई महात्मा हो, कोई सिद्ध पुरुष हो, इस जन्म में साधारण मनुष्य के रूप में जन्म ले लिया हो। उसका छोटा भाई मोहन भी कम नहीं है, वो भी बड़ा होशियार है। वह अपने बड़े भाई की बहुत इज्जत करता है। वह आज ही कह रहा था कि पूरे शहर में भैया रामचंद्र की बड़ी इज्जत होती है। शहर में पढ़ने लिखने वाले लोग उसका बहुत सम्मान करते हैं। वह कहने लगी कि बड़ा लड़का तो अपने छोटे भाइयों पर जैसे जान देने को तैयार रहता है। वह उन्हें बहुत स्नेह देता है, उनका बहुत हित चाहता है। वह कितने भी कष्ट सहले पर यह नहीं सह सकता कि उसके छोटे भाई प्रमोद को कोई कष्ट हो जाए अथवा उसका कोई अहित होवे। तो ये इस गद्यांश का भावार्थ है या सरल अर्थ है। अब हम इसका साहित्यिक सामाजिक विश्लेषण देखते हैं या इसका कलात्मक सौंदर्य देखते हैं। तो पहले हम सामाजिक विश्लेषण देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में स्त्रियां ममतावश अपनी संतान को लेकर उच्च आकांक्षा रखती है। अभावग्रस्त होने पर भी सद्वेश्वरी की स्वभाव, व्यवहार, घर चलाने की योग्यता आदि का वर्णन किया गया है। वह घर के सदस्यों के सामने दूसरे सदस्यों द्वारा की गई प्रशंसा को दोहराया करती है।
यह रिपीट करती है। भले ही किसी ने ऐसा कुछ नहीं किया हो, वह ऐसा इसलिए करती है ताकि घर के सदस्यों में आपस में प्रेम भाव बना रहे, सामंजस्य बना रहे और अभावों को सहने की क्षमता बनी रहे। साहित्यिक विश्लेषण। उक्त गद्यांश में या प्रस्तुत गद्यांश में अभावग्रस्त लोगों के मन में पनने वाली उच्च आकांक्षा का तथा मानवीय संवेदना का स्वर व्यंजित हुआ है। और प्रस्तुत गद्यांश की भाषा सरल, भावानुकूल, मनोविश्लेषणात्मक, आत्म अभिव्यंजक, संवाद शैली और नशा चढ़ना आदि मुहावरे का प्रयोग करने से भावाभिव्यक्ति सुंदर बन गई है। और उक्त गद्यांश की भाषा शैली सहज सरल सुबोध और लेखक के या कहानीकार के भाव और विचारों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से सशक्त और समर्थ है। आज इतना ही। अगले वीडियो में हम चीफ की दावत कहानी के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।